हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इट मींस जो हमारा सॉल्यूशन का टाइप बनने वाला है, आज वो टाइप बनेगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मींस यहां पे सोल्यूट का काम करेगा गैस और सॉल्वेंट का काम करेगा लिक्विड। तो देखिए, जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, तो यहां पे जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है गैस की, हम एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम की फॉर्म में, और लिक्विड की क्वांटिटी भी हम एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम की फॉर्म में। मींस एक गिवन वॉल्यूम जो लिक्विड का होगा, सॉल्वेंट का, उसके अंदर गैस का कितना वॉल्यूम डिसॉल्व हो जाता है उसको हम कह देंगे सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन जो बनेगी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में जो डेफिनेशन बनने वाली वो होगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, और जो वॉल्यूम है वो एक्सप्रेस्ड किसके अंदर करना है, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी भी लिख दिया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, डिसॉल्व्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम means 1 centimeter cube of a liquid at a particular temperature and 1 atmosphere pressure। ये डेफिनेशन बनी सॉल्युबिलिटी की। किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के लिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अलग है, गैस इन लिक्विड के लिए डेफिनेशन अलग है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, जो वॉल्यूम किसमें एक्सप्रेस करना है, सेंटीमीटर क्यूब में, डिसॉल्व्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर चेंज हो सकती है, या तो वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। देखिए, जब हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी सॉलिड इन लिक्विड, तो भी हमने फर्स्ट जो टाइप पढ़ा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें हमने देखा था लाइक डिसॉल्व लाइक। यहां भी वही अप्लाई होने वाला है। अगर मैं सॉल्वेंट फिक्स कर रहा हूं वाटर, अगर मैं सॉल्वेंट लेके चल रहा हूं वाटर, तो इसके अंदर अगर गैसेस की बात करें O2, N2, ये गैसेस वाटर के अंदर, ये क्या होगी, लेस डिसॉल्व होंगी वाटर में, कम घुलेगी वाटर में। लेकिन अगर मैं बात करूं HCl की, अमोनिया की, ये क्या होगा, मोर डिसॉल्व इन वाटर, ये ज्यादा घुलेगी वाटर के अंदर, ज्यादा डिसॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, पोलर है। HCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और वाटर भी एक पोलर है। तो ये पोलर गैसेस है, इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व होंगी। और O2 देखिए, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव लगाओगे, नॉन पोलर है। N2 भी क्या है, नॉन पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनमें क्रिएट ही नहीं होता। तो देखिए, नॉन पोलर है लेकिन सॉल्वेंट हमारा पोलर है, तो इसके अंदर लेस डिसॉल्व होगी। एक सेकंड फैक्टर और लगा सकते हैं कि ये क्यों डिसॉल्व हुई है। वाटर के अंदर जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं, मोस्टली वो वाटर के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करती हैं। मोस्टली वो क्या करती, जैसे अमोनिया है, अमोनिया वाटर के अंदर जाते ही क्या करेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। अगर मैं CO2 गैस की बात करूं, हालांकि CO2 भी नॉन पोलर है, लेकिन ये अच्छी खासी डिसॉल्व होती है वाटर में, क्योंकि वाटर के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाती है, कंपाउंड बनाती है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इट मींस जो गैस वाटर के साथ प्रोडक्ट बना सकती है, वो उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में। तो सीधी बात है कि जो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोलर है,
वो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व होगी। सेकंड, जो वाटर के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकती है वो भी वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए, जब भी कोई गैस डिसॉल्व होती है एक लिक्विड सॉल्वेंट में तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इट मींस इसमें हीट रिलीज होती है। और हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो देखिए, जब भी किसी गैस को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शनल केस है, उसमें इंक्रीज हो जाती है हाइड्रोजन या कुछ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है। बट 99% यही होने वाला है, सॉल्यूशन प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट भी इंक्रीज होगी। अब जब हीट इंक्रीज होगी तो राइट हैंड साइड पे कुछ इंक्रीज हुआ है, इट मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। तो वो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड में। बैकवर्ड में शिफ्ट होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हीट इंक्रीज हो रही है और ऑलरेडी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम की राइट हैंड साइड पे कुछ इंक्रीज हुआ है, तो लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस अगर कहीं पे आपको ग्राफ बनाना हो, इसका कर्व बनाना हो, इस साइड अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्युबिलिटी को और इस साइड हम रिप्रेजेंट करें टेम्परेचर को, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। एक वैल्यू आएगी जहां पे ये कांस्टेंट ही हो जाएगी, फिर कितना मर्जी टेम्परेचर आप इंक्रीज करते रहना। थर्ड फैक्टर है हेनरी लॉ। इट मींस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखिए, जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं गैस में, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो गैस का ज्यादा अमाउंट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। मींस गैस का ज्यादा से ज्यादा मास किसके अंदर डिसॉल्व हो सकेगा? लिक्विड में। इट मींस सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व होती है, इट मींस उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए, इसके लिए आप टू टाइप्स की डेफिनेशन बना सकते हो, मास की फॉर्म में और सोल्युबिलिटी की फॉर्म में। मास की फॉर्म में देखिए तो क्या होगा? इट स्टेट्स दैट मास ऑफ ए गैस ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस dissolved in a unit volume of a liquid, यूनिट की जगह कुछ और, जैसे गिवन वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। इट मींस मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? प्रेशर के। याद रखना, मोलैलिटी भी स्मॉल एम से डिनोट होती है, मोलैलिटी नहीं है, मास है। मास इज इक्वल टू के पी। यहां पे के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एम क्या है? मास। पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है वो है। और के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये डिपेंड किस पे करेगा? नेचर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर। जितने भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, जिस सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं? देखिए, हेनरी के अकॉर्डिंग ये मास को हमने ले लिया, लेकिन अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की,
अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी की, देखिए सोल्यूबिलिटी भी एक टाइप की कंसंट्रेशन ही है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुई, और कंसंट्रेशन का मतलब इतनी यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये एक टाइप की कंसंट्रेशन ही होती है। और कंसंट्रेशन टर्म तो हमने पढ़ी है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने क्या किया, ये जो सॉल्युबिलिटी है इसको एक्सप्रेस किया मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन कि गिवन मोल्स होंगे हमें सॉल्वेंट के, उसमें चेक कर लेंगे कितने मोल गैस के डिसॉल्व हुए हैं उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर, उसको एक्सप्रेस कर दिया इसने मोल फ्रैक्शन में। और मोल फ्रैक्शन किसकी जगह लिया गया, सॉल्युबिलिटी। तो इस बेस पे जो हमारी डेफिनेशन बनेगी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की टर्म में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस at a particular temperature is directly proportional to pressure of gas। मीन्स जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी किस टर्म में ली है, कंसंट्रेशन का ये एक टाइप है। कौन सा टाइप लिया, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अपन मान लो ए गैस है, तो उसके लिए क्या देते हैं, एक्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो क्या आएगा यहां से, एक्स ए इज इक्वल टू, देखो के तो पीछे क्वेश्चन लगा दिया मास की टर्म में, यहां के डैश क्या देते हैं। अब यहां से अगर हम के डैश को इधर लाएं और पी को उधर ही रखें तो क्या बनेगा, 1/k डैश इज इक्वल सॉरी इनटू एक्स है। अब 1/k डैश क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। मींस आप इसको एक न्यू कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, के एच इंटू एक्स ए। हेनरी लॉ की ये भी एक डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की टर्म में। देखिए मास की टर्म में तो है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। अगर आप सॉल्युबिलिटी की टर्म में लेना चाहते हो तो सॉल्युबिलिटी है कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन में आप फिक्स कर दो मोल फ्रैक्शन, तब आपके पास जो डेरिवेशन आएगी वो ये आने वाली है। अब देखिए अगर हम इसका एक कर्व बनाए, कर्व में हम प्रेशर को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, प्रेशर को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और सॉल्युबिलिटी को, मोल फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो देखिए +1 में मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा ये y है और ये x है, इसको हम क्या देते हैं, स्लोप y इज इक्वल टू mx। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें इंटरसेप्ट नहीं है, इट मींस ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। मींस जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे इस तरफ सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जा रही है लगातार। अगर यहां पे प्रेशर मान लो 10 atm है, 10 एटमोस्फियर है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ये है। और अगर आपने प्रेशर बढ़ा के कर दिया 50 एटमोस्फियर, उस टाइम जो सॉल्युबिलिटी है वो ये है, ये। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। ये थी डेफिनेशन हेनरी लॉ की। कर्व हमने पढ़ दिया। डेफिनेशन 2 टाइप की बनी, मास की टर्म में कि मास ऑफ ए गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, mass of a dissolved gas is directly proportional to pressure of that gas। और अगर हम बात करें solubility के टर्म में, तो solubility of a gas at a particular temperature is directly proportional to pressure of that gas। pressure कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही बढ़ाओगे पिस्टन की हेल्प से, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं। इसका बेस्ट और सिंपल एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में देखते हो वो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 फिल करी होती है हाई प्रेशर पे, जैसे ही उसका ढक्कन हटाते हैं तो जो हाई प्रेशर, देखो CO2 वाटर के अंदर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही डिसॉल्व होती है, तो जैसे हम उसको शेक करते हैं ना तो वो वापस बाहर आती है। जैसे हम ढक्कन हटाएंगे वो बाहर आ जाएगी। इट मींस अगर हाई प्रेशर हटाया तो वो वापस बाहर आ जाएगी, लेकिन हाई प्रेशर लगाया तो वो अच्छे से डिसॉल्व रहती है। आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल के उसको कुछ देर तक छोड़ देना,
उसमें से CO2 गैस बिल्कुल ही रिलीज हो जाएगी और पीछे सिंपल पानी की तरह ही लगेगा फिर आपको कोल्ड ड्रिंक। आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। KH की अगर हम बात करें हेनरी कांस्टेंट की, कि हेनरी कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उन पे तो करना ही करना है, वो तो फैक्टर है ही है इसके साथ। ये टेम्परेचर पे मेनली डिपेंड करता है। सेकंड, हमने जो अभी डेरिवेशन करी वो आया हमारे पास, प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH इनटू XA। यहां से देखिए ये सॉल्युबिलिटी है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, इट मीन्स अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। मीन्स KH की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। इफ KH is more, then solubility is less। solubility तब कम होने वाली है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक बहुत है KH की। अब हम देखते हैं लिमिटेशन हेनरी लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ तभी वैलिड है जब गैस किस फॉर्म में हो, आइडियल गैस की फॉर्म में। गैस शुड बी या शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। आइडियल, कोई भी गैस आइडियल तब होती है जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। अगर इन्वर्ट करते हो कंडीशन को, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, उस टाइम पे क्या होगा, वो आइडियल गैस नहीं रहती, वैन डर वाल गैस बन जाती है। सेकंड, लेकिन एक बात और, प्रेशर लो होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि अगर प्रेशर लो किया तो गैस तो ज्यादा डिसॉल्व होगी नहीं लिक्विड में, क्योंकि प्रेशर तो हाई होना चाहिए, तभी तो ये लिमिटेशन है। हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर हाई रखो, लेकिन इसकी एक तरफ ये कहता है कि गैस आइडियल भी हो। आइडियल के लिए तो प्रेशर लो होता है, इट मींस इसकी सोल्युबिलिटी तो होगी नहीं, तभी इसको किस कैटेगरी में रखा है, लिमिटेशन में। सेकंड है, हेनरी लॉ कहता है कि कोई भी गैस कंपाउंड फॉर्मेशन ना करे भाई। जैसे अमोनिया है, अमोनिया वाटर के साथ मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन करता है NH4OH, वो बाद में फिर टूटता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। जबकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सोल्युबिलिटी की कि वो गैसेस जो वाटर के साथ कंपाउंड बनाती है वो ज्यादा डिसॉल्व होती है, लेकिन हेनरी लॉ कहता है कि जो कंपाउंड बनाती है वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, हो सकता है वो क्रिस्टल बना के बाहर भी आ जाए क्रिस्टलाइन फॉर्म में। देखिए NH4 पॉजिटिव है ना, OH नेगेटिव अलग हो गया। अब अगर वो वाटर प्योर नहीं है सॉल्वेंट, उसके अंदर बाय द वे कोई और मान लो क्लोराइड आयन पड़े हैं, तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके NH4Cl बना लेंगे अलग से। इट मींस यहां इन गैसेस के जो कंपोनेंट है अमोनिया के, उसके प्रेसिपिटेट होने के चांस बन गए। तो ये लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ कहता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ती है जब कंपाउंड फॉर्मेशन हो, तो ये लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली, उसके बाद हमने इसके दो डेरिवेशन करी है, मास की फॉर्म में और सॉल्युबिलिटी की फॉर्म में। तीसरी बात हमने इसका कर्व पढ़ा है, y = mx आया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। चौथी बात हमने KH की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हेनरी कांस्टेंट की, जो बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। और पांचवी बात हमने पढ़ ली इसकी लिमिटेशंस। अब देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में ये कहां यूज होता है। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ में जो हमने पहले भी बात कर ली है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स लिखा जाता है।
देखिए इनमें हमें पता है CO2 को डिसॉल्व करा जाता है हाई प्रेशर पे, और जैसे ही हम क्या करते हैं ढक्कन को हटा देते हैं, CO2 वापस क्या होती है बाहर आ जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है। इसीलिए तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते ही वो बाहर आती है। हाँ जी, और CO2 डिसॉल्व क्यों करी जाती है? टेस्ट बनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक का। आप अगर काफी देर तक उसका ढक्कन खोल के छोड़ दोगे ना तो टेस्ट बिल्कुल ही नहीं रहेगा कोल्ड ड्रिंक का। सेकंड अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। देखिए लंग्स के अंदर मींस फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है हाई प्रेशर पे जाती है। इसमें क्या होगा, O2 हैज हाई पार्शियल प्रेशर, यहां पे वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और पहुंच जाती है टिश्यूज की तरफ। टिश्यूज में जाते ही ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाता है लो, जहां वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। मींस लंग्स के अंदर जब ये है तो इसका प्रेशर है हाई प्रेशर है, तो हीमोग्लोबिन एक लिक्विड है ना, उसके अंदर ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये पहुंच जाती है टिश्यूज में इसी फॉर्म में। टिश्यूज में जाते ही इसका प्रेशर हो जाता है लो, तो वहां ये डिसॉल्व नहीं रहेगी, अलग हो जाएगी। O2 अलग, हीमोग्लोबिन अलग, वो अलग हो जाएगा। अब यहां जो O2 टिश्यूज के अंदर रहेगी वो यूटिलाइज हो जाती है फॉर द फंक्शन ऑफ सेल्स बनाने के काम आती है। तो ये था इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। थर्ड अगर हम देखें, थर्ड एप्लीकेशन इसकी देखते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, इसका नेम बना देते हैं आप, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग, देखिए हाई एल्टीट्यूड पे O2 इज लेस डिसॉल्व्ड इन एयर। मींस एयर जो है ना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है पहाड़ों पे। मींस हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या होगा, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और जो लोग रहते ही बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पे रहते हैं तो उनमें ना काफी टाइम के बाद एक डिजीज आ जाती है एनोक्सिया। एनोक्सिया रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्रॉपरली सोच नहीं पाते, प्रॉपरली थिंकिंग नहीं होती उनकी, उनका माइंड कम काम करता है। इसीलिए तो जब भी एग्जाम्स ये होते हैं ना, ये उनमें रिजर्वेशन SC ST तो चलो कास्ट है, ST भी का, लेकिन कुछ होता है पीपल लिविंग एट रिमोट एरिया या हाई एल्टीट्यूड, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल उनमें या तो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है या उनकी कट ऑफ ही कम आती है, क्योंकि उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी होती नहीं ज्यादा। इस वजह से एनोक्सिया की वजह से, एनोक्सिया क्यों होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन एयर में कम डिसॉल्व होती है। क्यों कम होती है कोई पूछे तो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन के पास इतना प्रेशर ही नहीं होता कि वो एयर में अच्छे से डिसॉल्व हो सके, घुल सके। लो प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का, इसीलिए एयर वहां पे लेस कंसंट्रेटेड है, इस वजह से उन लोगों को ये डिजीज हो जाती है एनोक्सिया। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है इन डीप सी डाइविंग, दैट इज स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर। इसमें हेनरी लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, देखिए जो भी डीप सी डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। तो जो सिलेंडर फिल किया जाता है एयर का, उसमें N2 होते हैं और O2, क्योंकि एयर के तो देखिए मेनली ये 2 कंपोनेंट होते हैं ना, ये 78 या 79% होती है और ये 21% ले लेते हैं। तो मेनली तो ये 2 कंपोनेंट है और परसेंटेज ज्यादा है इसकी। तो जैसे ही डीप सी डाइवर क्या होते हैं, समुद्र में नीचे जाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है ना, ये 78% है,
ये 21% है, मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, ओवरऑल राउंड फिगर में ये 20.99, ये 77 पॉइंट समथिंग लिखा होता है, तो मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ एक। तो देखिए इसकी परसेंटेज है ज्यादा N2 की, तो क्या होगा जब गोताखोर क्या करेंगे, समुद्र में जाते हैं, तो इसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से, हाई परसेंटेज की वजह से O2 के साथ साथ N2 भी जाती है उनके ब्लड में। अब देखिए O2 तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, वहां वो जाके O2 रिलीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग रह जाता है और वो सेल्स की फॉर्म में यूज हो जाती है मेटाबॉलिज्म के लिए। लेकिन N2 तो डिसोल्व ही रहती है ब्लड के अंदर, ये कहीं नहीं पहुंचती टिश्यूज या सेल के अंदर। तो जितनी ज्यादा N2 डिसोल्व होती जाएगी ब्लड में, इट मीन्स वहां पे क्या होगा, बबल्स बनते जाएंगे, उनके ब्लड के अंदर बबल्स बनेंगे, जिस वजह से जब वो वापस एटमोस्फियर पे आते हैं ना, वापस सरफेस पे आते हैं, तो उनको सिकनेस महसूस होती है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ ये है ना, उसमें एक इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं। इनर्ट गैस ऐड करते हैं हीलियम। हम कहते हैं कि उनके सिलेंडर को डाइल्यूट कर दिया गया है हीलियम से। अब देखिए ये तो इनर्ट गैस है, इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट तो होता नहीं, इंपैक्ट ब्लड में तो इसने जाना नहीं, इंपैक्ट क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि इनर्ट गैस है। और गैस देखिए उस सिलेंडर का वॉल्यूम तो फिक्स है, पहले उसको जगह गिरने वाली तो 2 ही गैसेज थी, अब 3 गैसेज आ गई, तो इसका वॉल्यूम कम होगा ना, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब ये कम जाएगी ब्लड में, ये वैसे ही इनर्ट गैस है, ये वैसे ही नहीं जाती, तो एक ही गैस बची फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन। तो इसीलिए डीप सी डाइवर का जो ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर होते हैं उनमें हीलियम जरूर ऐड करते हैं, लगभग 11% ऐड करते हैं। इसको ऐड करने से इसकी परसेंटेज भी कम होगी, 78 नहीं रहती, 54 या 56 आ जाती है, और इसकी बढ़ जाती है 34 के अराउंड हो जाती है। तो ये इनर्ट गैस है, इसने इम्पैक्ट करना नहीं, इसकी कंसंट्रेशन इसने कम कर दी, तो जितना पहले घुल रही थी अब उतना नहीं घुलेगी, तो एक ही बची फिर फंक्शन करने वाली, ऑक्सीजन। ध्यान रखना इस एप्लीकेशन को। तो ये था हेनरी लॉ, जिसमें इसकी डेफिनेशन हुई है। 2 टाइप की डेफिनेशन है, मास की टर्म में, सोल्यूबिलिटी की टर्म में। और आपने एग्जाम में कौन सी लिखनी है, सोल्यूबिलिटी वाली, ये वाली लिख के आनी है, P इज इक्वल टू KH x A, इसी का ही कर्व बना के आना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है KH की, फिर लिमिटेशन बतानी है हेनरी लॉ की, और उसके बाद एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। अब इसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको मैं कल के लेक्चर में करवा दूंगा। धन्यवाद।